ध्यान से देखिए, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड, ये एक्ट एक तो डिफाइन करेगा प्लस अमेंड करेगा द लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की सेल से रिलेटिंग जितना भी लॉ होगा, गुड्स की सेल से रिलेटेड जितना भी लॉ होगा उसको एक तो ये डिफाइन करेगा और टाइम एंड अगेन उसको अमेंड करेगा जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। तो पर्पस इसका प्रियम्बल हमने पढ़ लिया, ये पास हुआ है। इसके बाद देखते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ये हम हर किसी उसमें सेक्शन 1 में पढ़ा करते हैं। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, it extends to whole of India, it shall come into force on 1st July 1930। this is important for prelims point of view। बाकी का आपको सारा पता है, ठीक है। आपके पास नए वेयर एक्ट है तो ठीक है, इतना ही लिखा होगा। अगर आपके पास पुराना वेयर एक्ट है तो हो सकता है वहां पे लिखा होगा एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको कट कर देना अगर पुराना वेयर एक्ट आपके पास है तो, ठीक है। तो यहाँ ये फर्स्ट सेक्शन में कुछ पढ़ाने वाला है नहीं है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। इंपॉर्टेंट क्या बनता है यहाँ पे, ये डेट, एक फादर कौन है इसका मतलब फाउंडर कौन है, बीएल मित्तर, और ये जो एक्ट है वो फर्स्ट ऑफ जुलाई 1930 को केम इनटू फोर्स, यानी कि एनफोर्स हुआ। क्लियर है यहां तक। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। एक्ट को करवाने से पहले मुझे कुछ आपको डेफिनेशंस बतानी पड़ेगी, सेक्शन 2 में दी हुई है, फिर हम धीरे धीरे उसको आगे पढ़ेंगे। डेफिनेशंस में देखिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशंस, कोई भी नहीं छोड़ सकते हो बीच में से। एक आध आएगी वो जैसे फॉल्ट हो गया, इसको छोड़ देना बेशक, बाकी सारी इंपॉर्टेंट है, करनी पड़ेगी और पूछता भी है, ठीक है। सबसे पहले याद रख लेना, ये अल्फाबेटिकली आपको दी हुई है, जो डेफिनेशन है ना, ये आपको अल्फाबेटिकली दी हुई है। मतलब जैसे अगर बी पहले आ रहा है, डी बाद में, डिक्शनरी वाइज जो होता है ना उस तरह से फॉर्मेट में दिया हुआ है आपको। ये इसलिए बता रहा हूं आपको, कई बार जब उसने आपको टू सबसेक्शन में आगे दिया होगा तो आप कई बार नहीं याद रहता है, तो वो अगर आप अल्फाबेटिकली देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये वाला अल्फाबेट बाद में आ रहा है तो इसका सबसेक्शन बाद वाला ही होगा, बाई चांस अगर याद ना रहा उसका, अदरवाइज आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला देखिए, फर्स्ट, बायर, बायर की डेफिनेशन दे रहा है। बायर क्या होता है पता ही होगा आपको, जो खरीद रहा है, खरीदार जो है वो बायर हुआ। बायर मींस अ पर्सन हु बायज और एग्री टू बाय, यहाँ पे दो लोगों को काउंट कर रहा है। एक जो बाय कर रहा है, मैंने आपको कहा कि ये मोबाइल आपका मुझे खरीदना है कितने रुपए में, या आपने मुझे कहा कि मैंने आपने बेचना है कितने रुपए में, 10,000 रुपए में। मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, आपने मुझे मोबाइल दे दिया, तो मैं यहाँ पे कौन हूं, मैं बायर हूं, ठीक है। सेल हो चुकी है यहाँ पे, आपने मुझे अपने गुड्स दे दिए हैं। दूसरी सिचुएशन, आपने कहा कि क्या ये मोबाइल आपने मुझसे खरीदना है 10,000 रुपए में, मैंने कहा ओके आई एम रेडी। यहाँ पे मैं कौन हुआ, मैं एग्री कर रहा हूँ बाय करने के लिए, अभी मैंने किया नहीं है, अभी मैंने आपको पैसे नहीं दिए, परफॉर्मेंस नहीं हुई अभी कॉन्ट्रैक्ट की। तो अभी सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने एग्री किया आपके साथ कि आई एम रेडी टू परचेज, तब भी मैं क्या हो जाऊंगा, बायर। यानी कि जो एक्चुअल में बाय कर रहा है या फिर कोई एग्री कर रहा है बाय करने के लिए, उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम, बायर। सेलर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, बिल्कुल। सेलर की डेफिनेशन आपको दिया हुआ है अल्फाबेटिकली 13 में। 213 हमसे, 21 हमें बात कर रहा है बायर की, और 213 बात कर रहा है सेलर की। सेलर मींस अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल दी गुड्स, सेम डेफिनेशन है, बस वहां पे बाय करने की बात कर रहा था, यहाँ पे सेल करने की बात कर रहा है। क्लियर हो गया। चलिए, कुछ टेक्निकल है नहीं कि उसकी डेप्थ में जाके आपको समझाया जाए। फिर हम सबसेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, डिलीवरी, इंपॉर्टेंट, डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें इंपॉर्टेंट है वॉलेंटरी ट्रांसफर। डिलीवरी यहाँ पे कब मानी जाएगी, मैंने आपको बोला कि मैं अपना मोबाइल आपको बेचने के लिए रेडी हूं, क्या आपने 10,000 रुपए का खरीदना है, आपने कहा यस आई एम रेडी। अभी क्या है, यहाँ पे मैं सेलर हूं, आप कौन हो, आप बायर हो, आप रेडी हो रहे हो खरीदने के लिए। जब मैंने आपको विलफुली, मतलब अपनी मर्जी से, वॉलेंटरली, मैंने अपने गुड्स को आपको हैंड ओवर कर दिया,
इसको क्या बोलेंगे, डिलीवरी। तो डिलीवरी का मतलब हुआ, डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या चीज, पोजेशन ऑफ गुड्स, उसको हम डिलीवरी कह रहे हैं, बट दैट ट्रांसफर मस्ट बी वॉलेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। अभी हमने पढ़ा ऊपर डिलीवरी क्या होता है, यहां पे हमने पढ़ा डिलीवरी क्या होता है। अब डिक्शनरी वाइज डिलीवरेबल स्टेट उसके बाद आएगा अल्फाबेटिकली, क्योंकि स्टेट आ गया आगे। तो डिलीवरेबल स्टेट उसके बाद हमें दिया हुआ है। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है व्हेन दे आर, कौन, गुड्स, गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच स्टेट that the buyer would under the contract be bound to take the delivery of them। बायर वहां पे बाउंड है उसकी डिलीवरी लेने के लिए, वो गुड्स माने जाएंगे कि वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा किसी शॉप पे जाके कि मेरे को 20 kg राइस चाहिए, या इसमें से 4 kg राइस चाहिए। उसके पास बहुत बड़ा कार्ट है जिसमें वो राइस वगैरह रखे हुए, उसने आपको उसमें से 20 kg या 5 kg 4 kg राइस चाहिए। अभी वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, क्योंकि उसको उसमें से अलग करने पड़ेंगे वो गुड्स। तो उसने उसमें से एक दूसरे पैकेट में उसको शिफ्ट किया गुड्स को और पैक कर दिया। नाउ गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब है जब सेलर के एंड पे गुड्स के साथ कुछ किया जाना बाकी है, जैसे ही वो गुड्स के साथ वो परफॉर्म कर देगा अपना एक्ट, जिससे कि बायर को डिलीवरी दी जा सकती है, जिससे कि बायर को डिलीवरी दी जा सकती है, उस सिचुएशन में हम कहेंगे गुड्स आर नाउ इन डिलीवरेबल स्टेट। क्लियर हो गया? तो गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। अब बायर बाउंड हो जाएगा उसकी डिलीवरी लेने के लिए। तो जब बायर बाउंड हो जाता है डिलीवरी लेने के लिए, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। इसको आगे फिर आएगा ये टॉपिक दोबारा से, अभी डेफिनेशन। नेक्स्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, देख लेना। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इंपॉर्टेंट भी है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इंपॉर्टेंट भी है, सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? देखिए, टाइटल क्या होता है? टाइटल का मतलब है मेरे पास राइट है, आई एम एंटाइटल्ड फॉर द गुड्स। मेरे पास अगर उसका टाइटल है, इसका मतलब मैं एंटाइटल्ड हूं गुड्स को रिसीव करने के लिए, बेशक इन दी कैपेसिटी ऑफ ओनर या किसी और कैपेसिटी में। अगर मैं एंटाइटल्ड हूं गुड्स को रिसीव करने के लिए, उसका पोजेशन लेने के लिए, तो मेरे पास उसका क्या हो गया, टाइटल। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपने गुड्स को यहां से गोवा भेजना है। आपके पास गुड्स है, आप देखिए ना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैसे होती है। आप छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स की बात मत कीजिए कि मोबाइल फोन सेल कर दिया, ये कर दिया। बिजनेस में आपके पास बल्क में ऑर्डर आता है। आप चंडीगढ़ में बिजनेस कर रहे हो, गोवा से आपके पास ऑर्डर आया। अब वो ऑर्डर जो आप भेजोगे यहां से, कैसे भेजोगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजोगे। ट्रांसपोर्टेशन किस तरह की? पहला, बाय ट्रेन भेज सकते हो, बाय ट्रेन उसको गुड्स को भेज सकते हो। रेलवे स्टेशन पे जाओगे, गुड्स को ट्रेन वहां से आपको वो रिसीट देंगे रेलवे स्टेशन वाले, आपने अपने गुड्स उनको हैंड ओवर करने हैं। जो कंसाइनमेंट आपका होगा वो आप हैंड ओवर करोगे, उसके ऊपर पर्ची लगा देंगे कि किसको डिलीवर होने आगे जाके। रेलवे वाले आपको एक रिसीट देंगे जिसको हम कहते हैं रेलवे रिसीट। वो रेलवे रिसीट क्या है? वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। गुड्स आपके पोजेशन में नहीं। देखिए, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो हमारे पास जो उसका ओनरशिप होती है, हम कैसे क्लेम कर सकते हैं? हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट होता है। प्रॉपर्टी है तो हमारे पास रजिस्ट्री होगी, उसकी म्यूटेशन वगैरह हो रखी है, वो खातों में चढ़ रखा है तहसीलदार के। बट जो मूवेबल गुड्स होते हैं, हर मूवेबल गुड्स की ओनरशिप में आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। मैंने अगर ये पेन परचेज किया है तो इसका कोई डॉक्यूमेंट थोड़ा ना कि ये मेरा है, इसका पोजेशन ये प्रूव कर रहा है कि ये चीज मेरी है। आपके पास मोबाइल है, ठीक है, बिल होगा संभला हुआ तो अलग बात है, बट अगर बिल आपके पास नहीं भी है तो पोजेशन अगर आपके पास है तो हम मान के चलेंगे ना, यू हैव द टाइटल। ऐसा ही होता है। तो गुड्स जो मूवेबल, यहां पे हम मूवेबल वाले गुड्स पढ़ रहे हैं ना, तो मूवेबल वाले गुड्स में क्या होता है, अगर
आपने रेलवे वाले को कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिए हैं और रेलवे ने आपको बदले में रेलवे रिसीट दे दी है, तो वो रिसीट जिसके पास भी होगी वो ये शो करेगी कि वो इसका गुड्स का टाइटल उसके पास। ठीक है। ऐसे ही जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो गुड्स कैसे बाहर जाया करते हैं दूसरी कंट्री में, या वहां से हमारे पास कैसे आया करते हैं? बाय सी। बाय एयर भी आया करते हैं, बट कम एयर से क्या होता है, कॉस्ट बहुत महंगी हो जाती है। तो बाय सी ज्यादा हमारे पास गुड्स आया करते हैं। क्योंकि हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं तो सी पोर्ट हमने नहीं देखे हैं, बट अगर हम गुजरात या मुंबई या फिर उस साइड पे रहते तो हमें बहुत हम फैमिलियर होते इसके साथ। तो जब गुड्स बाहर से सी से आ रहे हैं या हम भेज रहे हैं, वहां पे जैसे ही हम शिप वालों को, यानी कि जो कैरियर है उसको जब हम गुड्स हैंड ओवर करते हैं, जैसे रेलवे वालों ने हमें रेलवे रिसीट दी ना, ऐसे ही वो भी हमें एक डॉक्यूमेंट देते हैं, वो भी हमें डॉक्यूमेंट्स देंगे। वो सभी डॉक्यूमेंट्स वो सभी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, कागज जो हमें दे रहे हैं हमारा ट्रांसपोर्टर, वो सबको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। वो क्या हो गया आपका? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। उससे आपका टाइटल प्रूव हो रहा है। कौन कौन सी चीजें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में आ सकती है, ध्यान से देखिए। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब है गुड्स का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इंक्लूड्स क्या क्या गुड्स के टाइटल में इंक्लूड होता है? अब बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? जैसे ही हम ये शिप सी के केस में होता है, जैसे ही हम जो ओनर ऑफ द शिप होगा उसको गुड्स हैंड ओवर करेंगे, वो हमें बिल ऑफ लेडिंग देगा। उसमें उसका नाम भी होगा जिसको डिलीवर होने हैं गुड्स, और हमारा भी होगा। वो जो शिप, वो जो डॉक्यूमेंट मिल रहा है हमें, उसको हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। उससे टाइटल शिप आपकी प्रूव हो रही है। ठीक है। ऐसे ही होता है डॉक वारंट। डॉक वारंट क्या होता है? इसमें ये भी ओनर ऑफ शिप आपको देगा, यहां पे सिर्फ आपको ये दे रहा है कि एक्स वाई जेड गुड्स आपने मुझे दिए। डॉक वारंट में क्या होता है? गुड्स की डिटेल्स लिखी होती है, कितना वेट है, उसकी मेजरमेंट, उसकी काइंड किस तरह के गुड्स है, वो सारी डिटेल्स, ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। ये उसकी सिर्फ बता रहा है कि आपने दिए हैं ये गुड्स मुझे यहां पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इस पर्सन को देने के लिए। ये दोनों के दोनों क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। एज इट इज वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट और वॉर फिंजर्स होता है, वॉर फिंजर्स सर्टिफिकेट। ठीक है। वॉर फिंजर्स सर्ट एक ही चीज होती है। आपने देखा कभी जो सी पोर्ट्स होते हैं वहां पे ना बाहर एक एरिया होता है, मतलब शिप तो पानी में खड़ा है, उसके बाहर आप देखोगे एक बहुत बड़ा एरिया सा होगा। ठीक है। और उसके साइड पे या तो वेयर हाउस बना होगा, ठीक है, या फिर वो एरिया में ही ओपन में गुड्स रखे होते हैं। बट वो अगर ओपन में भी रखे हैं या किसी वेयर हाउस में वहां पे रखे हुए हैं, पोर्ट के बिल्कुल एडजेसेंट साथ में, वो किसी की ओनरशिप, वो किसी की कस्टडी में वहां पे होते हैं। ओनरशिप नहीं, वो किसी की कस्टडी में वहां पे होते हैं। तो वो जो गुड्स रखे हुए हैं, अगर तो वेयर हाउस कीपर के पास है जो उसकी देखभाल कर रहा है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ ये गुड्स मेरे पास है। वो सर्टिफिकेट जिसके जो भी उसको प्रोड्यूस कर देगा, उसको उसकी डिलीवरी मिल जाएगी, उसको उसकी क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, उससे प्रूव हो रहा है कि ये गुड्स इसको देने। आप आप वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, है नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, चप्पल बाहर रखते हैं, आपको बदले में क्या दिया जाता है? टोकन दिया जाता है वहां पे। वापिस आते हो, अब वो तो नहीं आपको पहचानता जो वहां पे खड़ा है, आप टोकन दोगे, वो आपका डॉक्यूमेंट ऑफ, मतलब वो आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, वो आपका टाइटल है। वो आपको बता रहा है कि ये गुड्स आपके हैं। वो आपको जनरली लेमैन की लैंग्वेज में बता दिया। इन इन लॉ की लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जो गुड्स का बताएगा ये गुड्स आपके हैं। ठीक है। तो जब आपने बाय सी उसको गुड्स को भेजा हुआ है, तो उसमें बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट या फिर वॉर फिंजर सर्टिफिकेट एक ही चीज है। रेलवे रिसीट आपको पहले बता दिया, अगर बाय ट्रेन गुड्स को भेजा हुआ है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट या फिर वारंट। इसका क्या मतलब हुआ? आज की डेट में अगर मेरे को चंडीगढ़ से गुड्स बाहर भेजने हैं, तो जरूरी थोड़ा ना कि मैं ट्रक से ही ट्रक तो जाएगा नहीं बाहर की कंट्री में, मैंने एक्सपोर्ट करना है। तो यहां से पहले मैं बाय ट्रक मुंबई तक गुड्स भिजवा रहा हूं,
मुंबई से वो गुड्स जा रहे हैं बाय सी आगे, यानी कि मैं मल्टी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा हूं। अब सपोज कीजिए यहाँ पे आसपास में रेलवे स्टेशन नहीं है, वैसे तो है, अगर मानिए कि मेरे से 100 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना। तो यहां से पहले मैंने रेलवे स्टेशन गुड्स भिजवाए बाय ट्रक, फिर रेलवे स्टेशन से बाय ट्रेन गुड्स जाते हैं मुंबई, फिर वहां से आगे जाते हैं बाय सी। तो मल्टी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा हूं। वहां पे जो सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वारंट मिलेगा, उस जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, जो आपकी ओनरशिप वहां पे टाइटल प्रूफ कर रहा है, उसको हम कहेंगे मल्टी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट वारंट। और ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन or control of goods or authorizing or purporting to be authorized either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented। यानी कि ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपका प्रूफ ऑफ पोजेशन वहां पे बताएगा कि आपके कंट्रोल में गुड्स है और आपको एम्पावर कर रहा है, आपके पास एक पावर दी जा रही है। द पोजेसर, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा, उसके पास क्या पावर है यहाँ पे? पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स देयर बाय रिप्रेजेंटेड। यानी कि अगर मेरे पास कोई डॉक वारंट है, मैं सी अथॉरिटीज के पास जाऊंगा, वेयर हाउस कीपर के पास जाऊंगा, उसको वो दिखाऊंगा, या तो मैं उसकी डिलीवरी ले लूंगा गुड्स की, या फिर मैं उस डॉक वारंट पे या जो भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उसको एंडोर्स कर सकता हूं। मैंने उस पे किसी और का नाम लिख दिया तो वो उसको डिलीवरी दे देगा। ठीक है, यही चीज लिखा है कि द पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो पोजेसर जिसके पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है, टू ट्रांसफर, या तो वो उसको ट्रांसफर कर देगा किसी और को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को, और या रिसीव कर लेगा गुड्स को जहां पे भी वो पड़े हैं वहां जाके। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल, अब ये क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है प्रीलिम में, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहां दिया हुआ है? 2(4) में दिया हुआ है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स बताएगा क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। इतनी डिटेल में समझा दिया कि वहां पे रिकॉल हो जाएगा, फिर भी एक बारी पढ़ लेना। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्लियर। अभी तक हमने पढ़ा बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है। बायर 1 में दिया हुआ है, 2(1) में दिया हुआ है, सेलर 2(13) में दिया हुआ है। फिर हमने पढ़ा डिलीवरी क्या होता है। डिलीवरी मतलब वॉलेंटरली जब हम किसी को पोजेशन गुड्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जब पोजेशन कर रहे हैं, इसमें ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वॉलेंटरली ट्रांसफर करना होना चाहिए वहां पे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स कब माने जाएंगे? जब पूरी तरह से वो हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के पास, आपको कोई शूज पसंद आ गए मार्केट में, ठीक है, अब उसके पास वो खत्म थे, उसने बोला ये तो ऑर्डर पे बन के आएंगे, ठीक है, ऑर्डर पे बन के आएंगे, आपने एग्रीमेंट कर दिया कि हाँ बनवा दीजिए, आई एम रेडी टू बाय। तो यहाँ पे उसने, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, आप रेडी टू बाय हो चुके। जैसे ही गुड्स तैयार होंगे, जैसे ही वो शूज बन के आएंगे, दे आर इन डिलीवरेबल स्टेट, नाउ यू आर बाउंड टू टेक द डिलीवरी। ठीक है, फिर हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पढ़ा, ये ट्रांसफरेबल होता है, ये चीजें पढ़ी हमने, क्या क्या इसमें कवर होता है ये पढ़ लिया। फॉल्ट बेशक छोड़ देना, मैं करवा रहा हूं। फॉल्ट मींस रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट, ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है, अदरवाइज कहीं यूज नहीं होना, इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फ्यूचर गुड्स एंड गुड्स, नाम से पता चल रहा है, पेपर में प्रीलिम्स में बहुत बारी पूछा जाता है कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। अल्फाबेटिकली 6-7 आपको याद रह जाता है, वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाओगे 6 में गुड्स था या 7 में गुड्स था। अल्फाबेटिकली चेक कर लेना, एफ पहले आता है और जी बाद में आता है। तो फ्यूचर गुड्स आपको पहले दिए हुए हैं और गुड्स आपको बाद में दिए हुए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? नाम से ही तो पता चल रहा है, अभी गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है बट फ्यूचर में आ जाएंगे। मेरे पास सपोज कीजिए मेरा एक खेत है, उसमें मैंने राइस की राइस की फसल लगा रखी है। अभी राइस अभी तो नहीं लगेगा ना, अभी बस जस्ट लगाया ही है सपोज कीजिए। अब उसको पानी देना पड़ेगा, बाद में वो बड़ा होगा, जब उसकी फिर कटिंग वगैरह होगी, फिर जाके वो डिलीवरेबल स्टेट में आएगा। अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में भी नहीं है। तो
अभी वो गुड्स जो है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जब मैं आपसे सेल की बात कर रहा हूँ, आप कहते हो कि आई एम रेडी, जितनी भी फसल आपकी होगी मैं परचेज करूंगा, तो मैंने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है आप ये फसल परचेज करोगे जितनी भी यहाँ से फसल होगी। क्या गुड्स अभी एग्जिस्टेंस में है? वो नहीं है। तो वो गुड्स कौन से हुए? फ्यूचर गुड्स। वो गुड्स कौन से हुए? फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मतलब मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, या तो अभी मैन्युफैक्चर करने हैं। इससे पहले आपको शूज का एग्जांपल दिया था, अभी वो मैन्युफैक्चर हुआ नहीं था, उसने फर्दर ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मैन्युफैक्चर कीजिए। या कोई और चीज ले लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में, टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल का कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका है, अभी जो सेलर है उसके पास वो गुड्स नहीं है। बेशक वो गुड्स एग्जिस्टिंग है उस समय, बेशक किसी और के पास पड़े, बट उसके पास नहीं है, वो आगे से खरीदेगा फिर आपको सेल करेगा, तो वो फ्यूचर गुड्स ही माने जाएंगे, क्योंकि वो गुड्स अभी उसने या तो मैन्युफैक्चर करने हैं या प्रोड्यूस करने हैं या एक्वायर करने हैं, बट अभी उसके पास नहीं है जब वो सेल का एग्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, कहां दिया हुआ है? 2(6) में दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर गुड्स। फिर है गुड्स की डेफिनेशन। फ्यूचर गुड्स, गुड्स क्लियर, और गुड्स तो पता है ना कौन से गुड्स यहाँ पे हमारे पास कवर होंगे? मूवेबल, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमने स्टार्टिंग में बोला, मूवेबल गुड्स। अब क्या क्या इसमें आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होगी, वो कहां कवर होगी? टीपीए में कवर होगी। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, अदर देन का मतलब क्या हुआ? दीज आर एक्सेप्शंस, यानी कि ये बेशक इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है जो हम आगे पढ़ रहे हैं, ये बेशक इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बट यहाँ पे कवर नहीं होगा, ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। क्या क्या चीजें नहीं कवर होगी? अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो सेक्शन 3 ऑफ टीपीए में डिफाइंड है। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है? सेक्शन 3 जब टीपीए हम पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, इसके साथ सेक्शन 130, 132, 133 टीपीए का इसी से डील कर रहे हैं। तो जब टीपीए पढ़ेंगे तब, अभी के लिए सिर्फ मीनिंग बता रहा हूं हल्का सा। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब है क्लेम फॉर डेट्स। आपने किसी से पैसा लेना है, आपने किसी से पैसा लेना है, वो डेटर हुआ, आप क्रेडिटर हुए, आपने पैसा किसी से लेना है, तो आपने जिससे पैसा लेना है, आप क्या उस पैसे की रिकवरी के लिए उसके ऊपर सूट डाल सकते हो, क्लेम कर सकते हो उसे? बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज वो आपका एक्शनेबल क्लेम है। आप ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हो, आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, तो क्या आप यहाँ पे रेंट रिकवर कर सकते हो? उसकी रिकवरी के लिए सामने वाले के ऊपर केस भी कर सकते हो, यानी कि वो डेट आपने उससे रिकवर करना है ना, तो वो जो पैसा आपने उससे लेना है वो भी क्या हुआ? एक्शनेबल क्लेम हुआ। ऐसे ही सपोज कीजिए मैंने आपको एक प्रोमिसरी नोट दिया। प्रोमिसरी नोट पता है क्या होता है? जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करोगे ना, जिस तरह से चेक होता है, हालांकि चेक को हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से चेक होता है उसी तरह से एक प्रोमिसरी नोट होता है, उसमें ऐसे ड्राफ्ट किया जाता है। मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं, मैं उसमें लिख रहा हूं आई प्रॉमिस टू पे हिमांशु सम ऑफ रुपीज इतना ऑन डिमांड एक्स वाई जेड, आगे जो भी उसके टर्म्स होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं इसको पे करूंगा, तो ये भी क्या हुआ? एक्शनेबल क्लेम। ऐसे ही एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। उसमें भी मैं ये जो इसमें 3 पार्टीज आ जाती है, डिटेल में नहीं जा रहे। सामने वाला जब ऑर्डर करेगा तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया होगा। तो यानी कि आप जब सामने वाले से डेट रिकवर कर सकते हो, डेट का क्लेम डाल सकते हो, उस सभी चीजों को क्या कहते हैं? एक्शनेबल क्लेम, यानी कि पैसा सामने वाले से लेना। जब हम पैसा सामने वाले से लेने की बात कर रहे हैं, वो सभी चीजें यहां पे कवर नहीं होगी, ना तो प्रोमिसरी नोट, ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ना मैं जो टेनेंट से पैसा ले रहा हूं वो वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा है। तो जो डेट रिकवर करने की बात कर रहे हैं वो एक्शनेबल क्लेम होता है, और वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा, पहला। दूसरा, एंड मनी। मनी कभी भी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मैं मनी को सेल के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं। मनी की सिर्फ एक्सचेंज होती है, 500 रुपए के छुट्टे दे दीजिए, मनी की सिर्फ एक्सचेंज होगी, मनी की सेल नहीं होती। मनी की वैल्यू तो उतनी ही रहनी है। ठीक है,
तो मनी भी यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा, एक्शनेबल क्लेम भी यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा, एंड इंक्लूड्स, अब ये इंक्लूड्स की बात कर रहा है, अब ये यहाँ पे इंक्लूड्स की बात कर रहा है, क्या क्या इंक्लूड होगा। अभी तक आपको ये पता चल गया कि गुड्स में क्या क्या आएगा। सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में आएगी, क्या क्या नहीं आएगा, एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं आएगा, एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फिर से बता रहे कि क्या क्या गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। स्टॉक एंड शेयर्स क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। स्टॉक एंड शेयर्स क्या होते हैं, गुड क्या होते हैं, शेयर्स। शेयर्स तो पता है ना, शेयर्स नहीं पता, शेयर्स होते हैं आप जब किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, ठीक है, आप डीमैट अकाउंट बनाओगे, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप अपना पैसे से, सपोज रिलायंस का एक शेयर 3,000 रुपए का है, तो आप उनको 3,000 रुपया दोगे, वो बदले में आपको एक शेयर देंगे। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, वो ओनर ट्रीट किए जाते हैं। तो आप रिलायंस का एक शेयर का ओनर बन जाओगे, और शेयर उसके करोड़ों में होंगे, ये मत सोचना मैं तो मालिक बन गया रिलायंस का, ठीक है। आपने रिलायंस का शेयर परचेज किया। अब रिलायंस के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे शेयर्स पसंद है। फॉर एग्जांपल आईटीसी का शेयर, एचडीएफसी बैंक का शेयर, आईसीआईसी बैंक का शेयर, और जितनी भी कंपनीज हैं उनके शेयर्स में भी आपका इंटरेस्ट है। आपने अपने पोर्टफोलियो में एक से ज्यादा शेयर्स परचेज किए हुए हैं, एक ही उसके शेयर्स नहीं परचेज किए हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स परचेज किए हुए। यू आर इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर एक से ज्यादा शेयर परचेज कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में, उसको हम कह देते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब एक कंपनी से ज्यादा में इन्वेस्ट किया होगा। जब एक ही कंपनी के शेयर्स लिए हैं उसको शेयर्स कहेंगे। मैंने रिलायंस के 500 शेयर्स खरीद लिए, ये क्या है, शेयर्स। मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस के शेयर्स भी है, आईटीसी के शेयर्स भी है, एचडीएफसी बैंक के शेयर भी हैं, और भी बहुत सारे शेयर्स हैं। तो ये मेरे शेयर्स नहीं, ये क्या है, ये मेरा स्टॉक है, स्टॉक। क्लियर हो गया आपको दोनों का टर्म। तो शेयर्स जो होते हैं और जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स एंड शेयर्स, ये क्या होते हैं, ये गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे। मूवेबल है गुड्स की, तो शेयर्स की जब मैं सेल कर रहा हूं यहां पे कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स क्या है, मैंने खेती करी, राइस की फसल उगा रखी है, वीट उगा रखा है, तो वो क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स है। इट इज फॉर श्योर कि जब वो ग्रो हो जाएगी तो उसकी कटिंग हो जाएगी, उसीलिए तो उगा रखी है। तो जितनी भी ग्रोइंग क्रॉप होगी वो क्या होगी, सारी की सारी मूवेबल, यानी कि गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। ग्रास, अब ग्रास जहां पे भी उगाओ, आप ये मत करना इट इज अटैच्ड विद द लैंड, और अगर वो लैंड के साथ अटैच्ड है तो वो गुड्स नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। ग्रास जो होता है उसकी कटिंग होनी है। आप ऐसे में याद रखिए, लैंड के साथ कोई भी चीज जुड़ी हुई है, अगर वो परमानेंटली जुड़ी हुई है, अगर कोई चीज लैंड के साथ जुड़ी हुई है और वो परमानेंटली जुड़ी हुई है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। बट अगर वो टेम्परेरीली लैंड के साथ जुड़ी हुई है तो वो क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। ग्रास परमानेंटली नहीं है, ग्रास भी कटिंग होनी है उसकी, और वो सेल होता है या फिर एनिमल्स को खिलाने के लिए, तो ग्रास क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। इससे पहले ग्रोइंग क्रॉप, क्योंकि उसकी भी कटिंग होनी होनी है, वो भी क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि गुड्स की डेफिनेशन में आ रहा है। बट अगर कोई सपोज कीजिए कोई पेड़ है, कोई पेड़ है और वो जमीन में लगा हुआ है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि पेड़ को आपने काटना नहीं है, पेड़ को आपने काटना नहीं है, पेड़ तो परमानेंटली अटैच्ड है, वहां पे लगा ही रहेगा, ठीक है। तो पेड़ क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। बट and the things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under a contract of sale। तो यहां पे याद रखना है, आपने आपको बताया कि शेयर्स स्टॉक इंक्लूड होंगे गुड्स की डेफिनेशन में, ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, ग्रास जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, और अगर यहां पे लिखा हुआ है स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है, स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब है जो लकड़ी सूख जाती है ना, पेड़ जो सूख गया है बस उसकी कटिंग होनी है। अब पेड़ इस लेवल पे सूख गया है,
कि वो कभी भी गिर जाएगा, उसको टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी का पीस, उससे हम फर्नीचर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। जो ग्रोइंग ट्रीज होते हैं या जो ग्रीन ट्रीज है उसकी कटिंग नहीं की जाती है, बट जो टिम्बर, जो जो ट्री टिम्बर की फॉर्म में चले जाता है उसकी कटिंग की जाती है। तो जो वो टिम्बर बन चुका है, यानी कि वो स्टैंड तो है, लैंड से अटैच्ड है अभी भी, बट अभी रिसेंटली उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, वेरी सुन उसकी कटिंग हो जाएगी, उसको कहेंगे स्टैंडिंग टिम्बर, वो भी मूवेबल की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी स्फीयर, यानी कि कुछ भी लैंड के साथ लगा हुआ है बट विच इज एग्रीड टू बी स्फीयर, वो चीजें, जो वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, बट अगर दे आर परमानेंटली अटैच्ड फिर वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एग्रीड टू बी स्फीयर्ड है, अब टिम्बर जो होता है उसकी कटिंग होनी होनी है, इट इज एग्रीड टू बी स्फीयर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, बेशक परमानेंटली उसके साथ अटैच था, बट जिसका आपको लग रहा है कि अभी इसकी कटिंग नहीं होनी है, अभी इसकी कटिंग नहीं होनी है, वो परमानेंटली उस चीज के लैंड के साथ अटैच्ड है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, वो मूवेबल नहीं होगी, और इसलिए वो गुड्स भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें कवर होंगी। गुड्स की डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी कवर होगी, और मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती है, शेयर्स आते हैं, स्टॉक्स आते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स आती है क्योंकि उसकी कटिंग होनी है, ग्रास आ जाता है क्योंकि उसकी कटिंग होनी है, और कोई भी थिंग्स जो जमीन के साथ अटैच्ड है बट उसको जल्दी ही काट लिया जाएगा, विच इज एग्री टू बी स्वीयर्ड बिफोर सेल और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे ही हमने किसी के साथ सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें ये लिख दिया कि इसकी कटिंग होनी ही होनी है, तो वो क्या रहेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट रहेगा। बट मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें नहीं कवर होगी, वो है एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इसकी डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए इस पर। ठीक है, प्रीलिम्स में ये पूछा जाता है कि क्या इसमें आएगा गुड्स में, क्या नहीं आएगा, तो बाकी सब आ रहा है, एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं आ रहा है, टिप्स पे याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंसॉल्वेंट, पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, जिसके पास पैसे नहीं रहे देने के लिए, तो यहाँ पे भी वही बात है, पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेट, यानी कि अब उसके पास पैसे नहीं है अपने डेट क्लियर करने के लिए, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और कैन नॉट पे हिज डेट्स एज दे बिकम ड्यू, या तो वो उसके पास पैसे नहीं है, या तो फिर अपना वो डेट उतार नहीं सकता। क्यों नहीं उतार सकता, क्योंकि पैसे ही नहीं है उसके पास। whether, this is important, whether he has committed an act of insolvency or not, चाहे उसने एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी किया है या नहीं किया। ये क्या होता है एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट हमारे पास एक एक्ट आता है बैंकरप्टेंसी एक्ट। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी एक्ट, ये 2016 वाले एक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें आपको डिटेल दिया हुआ है, हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है बट उसमें आपको डिटेल दिया हुआ है कि वेदर दिस एक्ट ऑफ some person, whether this act will amount, he has committed an act of insolvency or not, उसके एक्ट से क्या ये चीज हमें पता लग रही है कि उसने एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें इतनी इतनी, यानी कि यहाँ की पे जो डेफिनेशन आपको दिया है, यहाँ पे बर्डन इतना ज्यादा नहीं है कि आपको इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टेंसी एक्ट के अकॉर्डिंगली वो चीज प्रूव करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ क्या देखना है कि अगर सामने वाला जो पर्सन है ही इज सीज टू पे हिज डेट्स, अगर वो अपना डेट अब नहीं पे कर सकता या फिर कैन नॉट पे हिज डेट, बस इतना अगर हो गया तो उसको हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, इंसॉल्वेंट मान के चलेंगे। दिस इज नॉट नेसेसरी कि बैंक एक्ट के अकॉर्डिंगली वो इंसॉल्वेंट होना चाहिए, लिख दिया हुआ है यहाँ पे। हमने क्या देखना है, सिर्फ इतना कि अगर वो अपना पैसा नहीं पे कर सकता, अपना डेट नहीं पे कर सकता, तो वो क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए मर्केंटाइल एजेंट, हम मर्केंटाइल लॉ पढ़ रहे हैं अभी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज अ पार्ट ऑफ मर्केंटाइल लॉ, जैसे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था ना, वो भी मर्केंटाइल लॉ का पार्ट था, ऐसे ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी मर्केंटाइल लॉ का पार्ट है।
तो मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? मर्केंटाइल मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड हो रहा है, ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है। तो एजेंट क्या होता है पहले तो ये बताइए आप, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है हमने। एजेंट होता है जब कोई सामने वाला, प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप हमने पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल जब सामने वाले को ये अथॉरिटी देता है कि तू ये काम कर ले, उसको हम बोलेंगे एजेंट। मेरी एक दुकान है, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, मैंने अपने दोस्त को बोला कि 5 मिनट के लिए बैठ जा, मैं अभी आ रहा हूँ। तो 5 मिनट्स के लिए वो क्या हो गया, वहां पे एजेंट हो गया मेरा। जो भी एक्ट वहां पे दुकान पे बैठ के वो कर रहा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने उसको अथॉरिटी दी है, वो मेरा क्या है, एजेंट। तो जब हम एजेंट अपॉइंट करते हैं बिजनेस के लिए, जब हम एजेंट अपॉइंट करते हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के लिए, उसको हम कह रहे हैं मर्केंटाइल एजेंट। मींस अ मर्केंटाइल एजेंट हैविंग द customary course of business, as such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale, or to buy goods to raise money on the security of goods। तो ये एजेंट जिसको हम ये अथॉरिटी देते हैं कि आप गुड्स को सेल कर लो, आप गुड्स को कंसाइन कर दो, कंसाइन मतलब कंसाइनमेंट बना के किसी को भेज दीजिए, या फिर आप गुड्स को बाय कर सकते हो टू रेज मनी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हम किसी को, मतलब बिजनेस की ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर हम किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मर्केंटाइल एजेंट। फिर हमारे पास आता है प्राइस। देखिए ध्यान से, 210 में दिया हुआ प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। सिंपल, प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन। मैंने मोबाइल बेचा, 10,000 रुपया आपने मुझे दिया बदले में, वो क्या है, वो प्राइस है, मनी कंसिडरेशन। सिर्फ मनी कंसिडरेशन यहाँ पे प्राइस में कवर हो रहा है, ठीक है। चलिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा भी हुआ है। प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा भी हुआ है। देखिए, प्रॉपर्टी मींस जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मियरली स्पेशल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है या तो ओनरशिप या फिर पोजेशन। प्रॉपर्टी में दो चीजें आएंगी, या ओनरशिप या पोजेशन। बट यहां पे प्रॉपर्टी में क्या चीजें इंक्लूड हो रही है, यहां कह रहा है प्रॉपर्टी मींस ओनली जनरल प्रॉपर्टी, यानी कि ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहाँ पे, ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यहां पे कवर नहीं हो रही, यानी कि पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड। अगर कहीं पे यहाँ पे लिखा होगा ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आगे जाके बार बार टर्म यूज होगी, मैं नहीं बोलूंगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैं टर्म यूज करूंगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपको समझ आना है कि जब मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोला, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप की बात हो रही है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन की बात नहीं हो रही है। मीनिंग क्लियर हो गया? प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी यहां पे कवर नहीं होगी। तो आज के बाद अगर इस एक्ट में मैंने कभी भी आपको कहा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, तो ये मत सोचना प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब है पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, पूछा हुआ है पेपर में। प्रॉपर्टी मींस जनरल प्रॉपर्टी, यानी कि सिर्फ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड नॉट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी, यानी कि पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी यहां पे नहीं कवर हो रहा। आइए, क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स तो पता ही है आपको, इंक्लूड्स देयर स्टेट एंड कंडीशन। वैसे याद रख लेना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, स्टेट किस स्टेट में है गुड्स, उसकी क्या कंडीशन है गुड्स की, वो क्वालिटी ऑफ गुड्स होती है। आप दुकान पे कुछ खरीदने जा रहे हो, इवन राइस ही खरीदने गए हो, तो आप उसमें चेक करोगे कि किस क्वालिटी के राइस है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड्स, उस किस स्टेट में वो है। स्टेट मतलब ये नहीं कि पंजाब में है या हरियाणा में, किस कंडीशन में वो है, उस चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब है स्टेट और कंडीशन, ये इंक्लूड होगा इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सेलर बता दिया आपको पहले। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे स्टार बनाया वो मत छोड़ जाना, बाकी बेशक छोड़ जाना, ठीक है। प्रॉपर्टी याद है, उसके तो सबसेक्शन भी आपको याद करने। स्पेसिफिक गुड्स बार बार यूज करूंगा मैं, प्रॉपर्टी टर्म आगे बहुत बार यूज करूंगा,
जब भी मैंने प्रॉपर्टी टर्म यूज किया समझ जाना मैं सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब ही जनरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये देखिए स्पेसिफिक गुड्स। गुड्स हमारे पास तीन कैटेगरीज में मैं गुड्स को डिवाइड कर रहा हूं, तीन कैटेगरीज में यहां पे गुड्स को डिवाइड कर रहा हूं। पहला स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा एसर्टेन एसर्टेन गुड्स, और तीसरा अनएसर्टेन एसर्टेन गुड्स एंड तीसरा अनएसर्टेन गुड्स। हम थ्रू आउट ये चीजें पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, तो वहां पे सिर्फ मैं ये बोलूंगा कि स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, एज सर्टेन गुड मैं सिर्फ टर्म्स यूज करूंगा, बाद में नहीं मैं बार बार इसको रिवाइज करूंगा। आपको अभी इसका मीनिंग समझना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए स्पेसिफिक गुड्स का क्या मतलब होता है, जब कोई गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल हम सिलेक्ट कर लेते हैं आउट ऑफ डिफरेंट गुड्स, आउट ऑफ डिफरेंट गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि बिफोर सेल मैं गुड्स को क्या कर रहा हूं, सिलेक्ट कर रहा हूं, आइडेंटिफाई कर रहा हूं। यानी कि एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल गुड्स को क्या किया जा रहा है, गुड्स आर आइडेंटिफाइड, और एट द टाइम ऑफ सेल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, गुड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। गुड्स कैसे हैं, आउट ऑफ डिफरेंट गुड्स, आउट ऑफ डिफरेंट गुड्स, वो अलग अलग तरह के गुड्स हैं, उसमें से मैं गुड्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल उन गुड्स का नाम एक ही है पर फिर भी वो गुड्स अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक हॉर्स परचेज करना है, मुझे एक हॉर्स परचेज करना है, और हिमांशु के पास 25 हॉर्सेज है, 25 घोड़े हैं उसके पास, मुझे एक परचेज करना है। सपोज कीजिए सारे के सारे व्हाइट कलर के हैं और मुझे व्हाइट कलर का ही हॉर्स परचेज करना है। अब आप बताइए जो 25 के 25 है, बेशक वो सारे व्हाइट कलर के हैं, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी उनकी स्ट्रेंथ के उसमें सभी अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो मैंने वहां से सेल के कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मैंने उसे कहा कि ये वाला पर्टिकुलर हॉर्स मुझे पसंद है, इसको अलग कर दीजिए। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, वहां पे मैंने आइडेंटिफाई कर दिया एट द टाइम ऑफ सेल वो पर्टिकुलर हॉर्स जो मुझे चाहिए, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक गुड्स, कि ये स्पेसिफिक गुड्स हैं जो मुझे चाहिए आउट ऑफ डिफरेंट गुड्स। तो इस वाले टर्म में हॉर्स आउट ऑफ 25, वन हॉर्स आउट ऑफ 25, एक घोड़ा मैं 25 में से सिलेक्ट कर रहा हूं, आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो वो कौन से गुड्स हो जाएंगे, स्पेसिफिक गुड्स, एज सर्टेन गुड्स। देखिए जो एज सर्टेन गुड्स हैं और जो स्पेसिफिक गुड्स हैं, समटाइम्स दे ओवरलैप, समटाइम्स दे ओवरलैप, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन दी टू। आपने भी अगर पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको शायद से ये लगता होगा कि दोनों सेम होते हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं कि पक्का आपको लगता होगा, पर हो सकता है आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि स्पेसिफिक गुड्स और एज सर्टेन गुड्स सेम होते हैं, क्योंकि जो एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं उसमें हमें लगता है कि हाँ सेम ही तो चल रही है दोनों चीजें, बट देयर इज डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, पहला, यहां पे जो गुड्स थे वो सेम थे, आउट ऑफ डिफरेंट गुड्स था, यहां पे जो गुड्स है वो क्या हो जाएंगे, गुड्स आर सेम, गुड्स आर सेम, यहां पे जो गुड्स होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी शॉप पे जाता हूं और मैं कहता हूं मुझे ये ब्राउन कलर की 20 चेयर्स चाहिए, उस शॉप पे उस चेयर्स में से जो लॉट है, 100 चेयर्स का लॉट पड़ा है उस शॉपकीपर के पास। अब जैसे आप जिस चेयर पे बैठे देखो सभी चेयर सेम है ना, यहाँ पे किसी में कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो ऐसी चेयर अगर मुझे परचेज करनी है आउट ऑफ
आउट ऑफ 100 चेयर्स, यहां पे सारी चेयर क्या है, सेम है। जब मुझे 25 हॉर्सेस में से एक सिलेक्ट करना था, वहां पे वो सभी सेम नहीं थे, वहां पे वो स्ट्रेंथ वाइज सभी क्या थे, डिफरेंट थे। बट यहाँ पे जो चेयर है वो सारी की सारी सेम है, और मुझे इनमें से सिर्फ 20 सिलेक्ट करनी है, 20 सिलेक्ट करनी है, यानी कि एज सर्टेन करनी है वहां पे मुझे, क्या ध्यान में रखते हुए कि क्या जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वो डिफेक्टिव तो नहीं है, क्या इसको किसी तरह से नुकसान तो नहीं पहुंचा हुआ पहले से, क्या मतलब मेरे को उसकी क्वालिटी चेक करनी है। चेयर तो मैंने पहले पसंद की हुई है, बट अपनी गुड्स उसमें से सिलेक्ट कर रहा हूं एज टू देयर एनी डिफेक्ट एटसेट्रा। ठीक है, कि क्या इसमें से कोई जो चेयर है वो ऑलरेडी उसमें कोई टूटी तो नहीं हुई है, क्या उसमें चेयर में जो पीछे कुशन लगा हुआ है सब में एज इट इज लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, वो सब चीजें मैं उसमें ध्यान में रख रहा हूं। यानी कि यहाँ पे गुड्स जो होते हैं वो होते तो सेम है, गुड्स सेम होते हैं, बट हमें उस सेम में से एज सर्टेन करने पड़ते हैं कि ये गुड्स मुझे चाहिए। एज सर्टेनमेंट के टाइम पे हम सिर्फ देखते हैं डिफेक्ट इन गुड्स, डिफेक्ट इन गुड्स की क्या वहां पे कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये चीज हम देखेंगे। और ये जो एज सर्टेनमेंट है इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ये एज सर्टेनमेंट जो है इवन आफ्टर दी कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, यहां पे नहीं हो सकती है। जो ऊपर वाला था ना स्पेसिफिक गुड्स, 25 हॉर्सेस में से एक परचेज करना है आपको, कैसे बताओगे आफ्टर द सेल की मुझे तो यही वाला चाहिए था, बिकॉज ऑल आर डिफरेंट। बट 25 चेयर तो आप आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सिलेक्ट कर सकते हो, अगर कोई डिफेक्टिव है उसको साइड कर दो, 25 बाकी की सिलेक्ट हो जाएगी, उसको कह रहे हैं एज सर्टेनमेंट, एज सर्टेन कर। और जब तक ये 100 जो चेयर थी, ध्यान से सुनिए, जब तक ये 100 जो चेयर हमारे पास पड़ी हुई थी, जब तक मैंने इसमें से 20 चेयर को एज सर्टेन नहीं कर लिया, अलग नहीं कर दी, तो ये जो 100 चेयर थी वो क्या थी, वो अनएसर्टेन थी। जैसे ही मैंने इसमें से 20 चेयर्स को सिलेक्ट किया वो एज सर्टेन हो गई। तो गुड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, अभी जो हमने पढ़े, स्पेसिफिक गुड्स, एज सर्टेन गुड्स एंड अनएसर्टेन गुड्स। प्रीलिम्स में पूछ लिया, कंफ्यूज मत हो जाना, आगे बार बार टर्म्स आएगी, कंफ्यूज मत हो जाना। बच्चे इन दो टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। यहां पे आइडेंटिफाई करते हैं बिफोर सेल या एट द टाइम ऑफ सेल, यहां पे आइडेंटिफाई बाद में भी कर सकते हैं। यहां पे गुड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्वालिटी वाइज स्ट्रेंथ वाइज वो अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पे गुड्स जो है वो सेम स्ट्रेंथ के होते हैं, सेम क्वालिटी के होते हैं। हमें सिर्फ उसके डिफेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनमें से सही वाले गुड्स को सिलेक्ट करना है, एज सर्टेन करना है। ठीक है, और जब तक हम एज सर्टेन कर नहीं लेते तब तक वो गुड्स क्या रहेंगे, अन एज सर्टेन गुड्स। क्लियर हो गया? ठीक है, आप देखिए, हम पढ़ रहे थे स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मींस identified and agreed upon at the time of contract of sale is made। क्लियर हो गया होगा अब तो आपको। अभी इसमें बाकी के दो नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा कि एज सर्टेन क्या होता है, अनएसर्टेन क्या होता है, वो आगे जाके पढ़ लेंगे। डेफिनेशन किसकी दी है, सिर्फ सिर्फ स्पेसिफिक की, यानी कि स्पेसिफिक गुड वो गुड है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। कब आइडेंटिफाई करना है, एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल, यहां पे लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल, one horse is selected, is identified, one horse is identified out of 20 horses। क्लियर? चलिए, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जब भी हम पढ़ेंगे, चाहे एसआरए, चाहे पार्टनरशिप, चाहे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। expressions used but not defined in this act and defined in Indian Contract Act 1872 have the meaning assigned to them in that। यहाँ पे ऑफर डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे कंसिडरेशन डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, कुछ भी डिफाइंड नहीं है, डेफिनेशन खत्म हो गई। तो अगर यहाँ पे डिफाइंड नहीं है तो जो मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट में हुआ करता था वो सेम मीनिंग रहेगा यहाँ पे। ऐसे ही हमने एसआरए में भी पढ़ा था, ऐसे ही हम पार्टनरशिप में भी पढ़ेंगे। जो एक्सप्रेशंस यहाँ, क्योंकि ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो एक्सप्रेशंस हमें यहाँ पे डिफाइंड नहीं है उसका सेम मीनिंग रहेगा जो
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड। आ गया ये एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872, यानी कि आईसीए की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो प्रोविजंस है क्या उसकी एप्लीकेशन इसके ऊपर होगी। आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर वहां की प्रोविजन, यहां पे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन आपको दे दिया रिगार्डिंग सेल्स ऑफ गुड्स, इस एक्ट में अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोविजन दे दिया है रिगार्डिंग सेल्स ऑफ गुड्स, और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई प्रोविजन इसके साथ इनकंसिस्टेंट है, तब ये एक्ट प्रिवेल कर जाएगा। ये एक्ट जब साइलेंट है तब आईसीए वाली प्रोविजन यहां पे लगेगी। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, देखिए दी अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ द आईसीए। अनरिपील्ड का मतलब क्या है, अब काफी चीजें वहां पे रिपील कर दी है ना, 75 के बाद सेक्शंस नहीं है हमारे पास आगे, वो रिपील हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग से आ गए हैं। तो अनरिपील्ड का मतलब है जो वहां पे रह गए हैं, जितना हमने पढ़ा है आईसीए, जो वहां पे रह गए हैं। द अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ आईसीए शेल, ये थोड़ा सा छुड़वाया है मैंने अभी आपको, शेल कंटिन्यू टू अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स, यानी कि आईसीए की वो प्रोविजन जो आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई है, दे शेल कंटिन्यू टू अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स में वो सारी प्रोविजंस यहां पे एप्लीकेबल होगी। सेव का क्या मतलब होता है? एक्सेप्शन। सेव का मतलब है जहां पे जनरल रूल नहीं लगेगा। सेव in so far as they are inconsistent with the express provision of this act। express provision of this act का मतलब है जहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 1 से लेके 64 सेक्शन तक एक्सप्रेसली प्रोविजन दे दी है। अगर आईसीए इन प्रोविजंस के साथ इनकंसिस्टेंट होता है तो उसके ऊपर आईसीए नहीं लगेगा, उस पे ये वाली प्रोविजंस प्रिवेल करेगी, एंड दिस इज एक्सेप्शन। जनरल रूल क्या हुआ? जनरल रूल कहता है कि अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल बी एप्लीकेबल टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बट एक्सेप्शन क्या कह रही है? एक्सेप्शन कह रही है कि 1 से लेके 64 तक जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की एक्सप्रेस प्रोविजन है, अगर ये किसी तरह से आईसीए की प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट हो रही है, यहां कुछ और लिखा है, आईसीए में कुछ और लिखा है, तो ये प्रिवेल करेगा, फिर आईसीए इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक?